आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज हम एमए के चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर प्रथम आधुनिक भारत, जिसका पीरियड है 1858 से 1964 ईस्वी तक, राजनीतिक प्रशासनिक के अंतर्गत इकाई 5 के टॉपिक सांप्रदायिकता का उदय एवं मुस्लिम लीग की स्थापना पर चर्चा करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता भारतीय जनजीवन की उपज है या ब्रिटिश शासन की नीति का परिणाम। इस विषय पर यूरोपियन इतिहासकारों एवं भारतीय इतिहासकारों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। इस संबंध में गांधी जी के विचार सत्य के निकट प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालिक है। वस्तुतः 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का बीजारोपण ब्रिटिश कूटनीतिकता की एक अनोखी देन है। सांप्रदायिकता का उदय। ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व कई सदियों तक भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य था, लेकिन अंग्रेजी शासन के कायम होने से उनकी गौरवपूर्ण स्थिति खत्म हो गई। अपने शासन के प्रारंभ काल से ही ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों से भय खाती थी और उसे आशंका थी कि मुसलमान अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं। फलतः अंग्रेजों ने हर संभव उपाय से मुसलमानों का दमन करने का निश्चय किया और हिंदुओं का पक्ष लेना शुरू किया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश शासन का प्रथम युग एंग्लो हिंदू सहयोग का युग था। हिंदुओं को हर तरह से प्रोत्साहन मिला, लेकिन मुसलमानों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया गया। लॉर्ड एलिनबरो ने स्वयं कहा था कि यह जाति मुसलमान सिद्धांता हमसे विद्वेष रखती है और इसी कारण हमारी नीति हिंदुओं को संतुष्ट करने की है। हिंदुओं को अपने अनुकूल करने और मुसलमानों का दमन करने की ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति ने मुसलमानों के आर्थिक और सांस्कृतिक अधःपतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के सूत्रपात ने मुसलमानों के आर्थिक और सांस्कृतिक अधःपतन की ओर भी उनको तीव्र कर दिया। मेहता और पटवर्धन के अनुसार मुसलमानों के साथ सबसे अधिक अन्याय शिक्षा के मामले में किया गया। इस प्रकार मुसलमानों का क्रमबद्ध दमन किया गया, जिससे वे ब्रिटिश शासन के प्रति घोर असंतोष की भावना से भर गए। 1857 का विद्रोह तो इस असंतोष का प्रकटीकरण था, लेकिन इसके पूर्व बहावी आंदोलन के रूप में भी यह व्यक्त हुआ था। मुसलमानों ने बहावी नेताओं के अधीन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यह सत्य है कि बहावी आंदोलन निम्न जाति के लोगों का धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था। बहावी नेताओं ने भारत के मुसलमानों में जागृति उत्पन्न कर दी, जिससे संपूर्ण देश में उत्साह की लहर छा गई थी। बहावी विद्रोह अधिक लंबे समय तक अंग्रेजी सत्ता के लिए खतरा बना रहा और अंग्रेजों ने उसे दबाने में क्रूरता से काम लिया। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंध बहुत अधिक खराब हो गए। मुसलमान नेताओं के विभिन्न वक्तव्यों और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वारा विद्रोहियों का नैतिक स्वीकार करने के कारण अंग्रेज मुसलमानों के प्रति अधिक शंका करने लगे। इस तरह 1857 की क्रांति के बहुत दिनों बाद तक भारत में अंग्रेज हिंदुओं का पक्ष लेते रहे और मुसलमानों के विरुद्ध कार्य करते रहे। क्योंकि मुस्लिम राज्य को हटाकर अंग्रेजों ने भारत में अपना राज्य कायम किया था, यह भी एक वजह थी। मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास। मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास के पीछे कई परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, जिनमें 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन, एंग्लो मुस्लिम सहयोग पर बल, जिनमें सर विलियम हंटर, बेग और सर सैयद अहमद खां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 1857 के कुछ वर्षों बाद ही
मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन होने लगा। इसका कारण अब भारत में अंग्रेजों को मुसलमानों से कोई भय नहीं रह गया था। जैसा कि स्मिथ ने कहा है, क्रांति राजसत्ता के हेतु अंतिम लड़ाई थी जिसे पूर्णतः कुचल दिया गया था। वे मुसलमान इतने कमजोर थे कि अब विद्रोह के काबिल नहीं रह गए थे। फिर भी उनका कुछ प्रभाव शेष था, अतः उनसे विद्रोह करने की अपेक्षा उनका सहयोग प्राप्त करना श्रेयस्कर होगा, खासकर इसलिए कि पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित पूंजीपति मध्यम वर्ग के अद्भुत राष्ट्रवाद से नया खतरा पैदा हो गया था। भारत में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय जागरण होने लगा और हिंदू समाज इसमें अधिकाधिक भाग लेने लगा। तो अंग्रेज शासकों ने अपनी परंपरागत फूट डालो शासन करो की नीति का अनुसरण किया। कंपनी के शासनकाल में ही बम्बई के गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने स्पष्ट कहा था कि फूट डालो और शासन करो पुराना रोमन मंत्र है और यही हमारा भी होना चाहिए। वे इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि ब्रिटिश शासन का हित मुसलमानों को प्रोत्साहित कर उन्हें कांग्रेस आंदोलन से अलग रखने में ही है। अतः 1870 के बाद ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हुआ और एंग्लो मुस्लिम मित्रता की नींव पड़ी। राष्ट्रवाद के नए खतरे को दृष्टि में रखते हुए अचानक ही ब्रिटिश नौकरशाही को भी यह लगा कि उनके हित मुसलमानों के साथ संयुक्त हैं, वरना अब तक जिन मुसलमानों को अंग्रेज अब तक घृणा की दृष्टि से देखते थे, जिनका दमन करने में उन्होंने कुछ उठा न रखा था, जिनको वे हिंदुओं की अपेक्षा अपना अधिक कट्टर शत्रु समझते थे, उन्हीं मुसलमानों के साथ गठबंधन स्थापित करना अब उन्हें नितांत आवश्यक प्रतीत होने लगा। एंग्लो मुस्लिम हितों की एकरूपता और एंग्लो मुस्लिम सहयोग की महती आवश्यकता पर जो बल दिया गया था, वह कई प्रमुख उत्साही ब्रिटिश अधिकारियों का कार्य था। इन अधिकारियों में सर विलियम हंटर का नाम सबसे प्रमुख है। उनकी पुस्तक भारतीय मुसलमान द इंडियन मुसलमान का 1871 ईस्वी में प्रकाशन भारतवर्ष में अंग्रेजों की नीति में एक नए मोड़ का पता बताता है। इसमें एंग्लो मुस्लिम मित्रता की आवश्यकता पर बल दिया। इस तरह अंग्रेजों ने मुसलमानों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना शुरू किया। मुसलमानों की ओर से भी इसका सकारात्मक उत्तर मिला। भारत में आंग्ल मुस्लिम मित्रता की दिशा में प्रसिद्ध मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य मिस्टर बेग ने महत्वपूर्ण कार्य किया। बेग ने, जो बाद में अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, मुसलमानों को अंग्रेजों के पक्ष में जीतने के संबंध में तथा कांग्रेस से दूर रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। बेग ने मुसलमानों के नेता सर सैयद अहमद खां को विश्वास दिलाया कि एंग्लो मुस्लिम समझौते से मुस्लिम जाति की अवस्था में सुधार होगा, नहीं तो राष्ट्रीय विचारधारा उनके लिए पुनः कष्ट, परिश्रम तथा आंसुओं का मार्ग खोल देगी। उन्हें विश्वास करना पड़ा कि सरकार का समर्थन करना ही अपनी जाति के लिए सुरक्षा प्राप्त करने का सबसे निश्चित मार्ग है। अंग्रेजों की इस नीति के फलस्वरूप मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास अवश्यंभावी हो गया। भारतीय मुसलमानों में राजनीतिक चेतना का समावेश हुआ। मुस्लिम राजनीतिक चेतना के विकास में अलीगढ़ के मुस्लिम कॉलेज और उससे संबंधित आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके नेताओं में अग्रणी सर सैयद अहमद खां थे। शुरू में सर सैयद अहमद खां राष्ट्रवादी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका कहना था कि भारत का कल्याण हिंदू मुस्लिम एकता पर ही निर्भर करता है। मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और आगे चलकर वही कॉलेज अलीगढ़ विश्वविद्यालय हुआ, जहां आधुनिक विचारधारा के मुस्लिम शिक्षित हुए और जहां से प्रसिद्ध अलीगढ़ आंदोलन चला। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल बेग का सर सैयद अहमद खां पर गहरा प्रभाव था।
प्रिंसिपल बेग ने अपने प्रभाव से सर सैयद अहमद खां को राष्ट्रीय आंदोलन से उदासीन करा दिया और मुसलमानों में राजभक्ति की भावना उदय कराने का प्रयत्न किया। बेग अपनी कूटनीति में सफल रहा। उसके प्रभाव से सर सैयद के राजनीतिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब सर सैयद ने इससे अपने को अलग रखा। 1886 में उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षित मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोकना था। इस तरह से प्रिंसिपल बेग और सर सैयद अहमद खां के प्रयत्नों से मुसलमानों में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जो कांग्रेस से अलग रहने लगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हिंदुओं का आंदोलन बतलाने लगा। 1893 में सर सैयद ने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए एक संस्था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका सेक्रेटरी बेग था। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजों और मुसलमानों में मित्रता और सद्भावना बढ़ाना, मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखना तथा कांग्रेस की मांगों का विरोध करना था। जिस समय सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में मुसलमानों में कांग्रेस विरोधी भावना हो रहा था, उसी समय भारतीय राजनीति में आतंकवाद और उग्रवाद का जन्म हुआ। ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन को दबाना था, इसलिए उसने सांप्रदायिकता फैलाने का निश्चय किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में गहरी फूट उत्पन्न हो जाए। कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को फोड़ना शुरू किया। सर सैयद अहमद खां की मृत्यु 1898 ईस्वी के पश्चात अलीगढ़ आंदोलन के नेता मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक रखने का अनुसरण करते रहे। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की। बंग भंग की योजना इसी नीति का परिणाम थी। पूर्वी बंगाल में जनता का बहुमत था और लॉर्ड कर्जन ने उस प्रांत का दौरा करके यह प्रचार किया कि बंगाल का 2 प्रांतों में विभाजन मुसलमानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए जब राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन का विरोध किया तो मुसलमानों ने इसको अपने विरुद्ध आंदोलन समझा और वे हिंदुओं से चले गए। इस तरह 1905 के आते आते भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता की जड़ें गहरी हो गई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने कि हिंदुओं और मुसलमानों की फूट को और अधिक बढ़ाया तथा कालांतर में भारतीय इतिहास को परिवर्तित कर दिया। 1906 में भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो को कुछ संवैधानिक सुधार करने की सलाह दी। लॉर्ड मिंटो सुधारों के साथ हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना चाहते थे ताकि राष्ट्रीय चेतना को आसानी से कुचला जा सके। अतः इस हेतु वायसराय के निजी सचिव मिस्टर स्मिथ ने मुसलमानों को यह सलाह दी कि वे अपना एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिलने के लिए भेजें। अतः मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगरा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला में वायसराय से मिला और उनके समक्ष मांगे रखी। उनकी प्रमुख मांगे थी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व अधिकार उनकी संख्या के आधार पर नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिरक्षा और मुगल शासन में उनके स्थान के आधार पर दिया जाए। दूसरी जो उनकी प्रमुख मांग थी वह मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था की जाए।
तीसरी जो प्रमुख मांग थी वह सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को अधिक दी जाए। लॉर्ड मिंटो ने फूट डालो शासन करो की नीति को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन किया और भारत सचिव लॉर्ड मार्ले को इसके लिए सहमत कर लिया। वायसराय ने प्रतिनिधि मंडल का भव्य स्वागत किया। इस तरह से वास्तव में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग ब्रिटिश सरकार की देन है। जब अंग्रेज सरकार ने मुसलमानों के प्रति विशेष सहानुभूति का प्रदर्शन किया और मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को आशातीत सफलता मिली, तो इससे मुस्लिम नेताओं का उत्साह बहुत बढ़ गया। अतः भविष्य की योजनाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने एक राजनीतिक दल की आवश्यकता का अनुभव किया। ब्रिटिश शासन ने भी उनका सहयोग किया। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। उस समय लीग के प्रमुख उद्देश्य थे भारतीय मुसलमानों में अंग्रेज सरकार के प्रति राजभक्ति की भावनाओं में वृद्धि करना। दूसरा उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना। और तीसरा, पहले दोनों उद्देश्यों को बिना कोई क्षति पहुंचाए मुसलमानों तथा भारत की अन्य जातियों के बीच मैत्री भावना का प्रसार करना। निष्कर्ष, इस प्रकार लॉर्ड मिंटो को अपने कार्य में बड़ी सफलता मिली। लॉर्ड मिंटो की छत्र छाया में मुस्लिम सांप्रदायिकता ने संस्थागत रूप धारण कर लिया। धन्यवाद।